आइए आज हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के टॉप 10। ये टॉप 10 जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि विकास है, विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है, या दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विकास जो है वो लगातार होने वाली प्रक्रिया है, कंटीन्यूअस होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतत प्रक्रिया। इसका आंसर होगा पहला। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण कौशल कहलाता है। कहने का मतलब ये है, किसी दृश्य का हम देखते हैं, उसका रूप हमारे मन में आता है, तो वो कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है? क्या तार्किक बुद्धि से संबंधित है, या स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, या गतिबोध बुद्धि संबंधित है, या अंतर वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो था वो गार्डनर ने दिया था। तार्किक बुद्धि जो होती है गणित में काम आती है, ये खेल कूद जो बच्चे करते हैं उसमें काम करती है। अंतर वैयक्तिक क्या होती है? एक दूसरे के इमोशन को समझना, भावनाओं को समझना। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा स्थानिक। किसी विशेष स्थान का दृश्य है, चित्र है, उसके बारे में जो बताती है वो हमारी कहलाती है स्थानिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोग जिनका IQ 90 से 109 के मध्य होता है, तो उनकी श्रेणी क्या होती है? श्रेष्ठ बुद्धि होती है उनमें, या समान से उच्च बुद्धि वाले होते हैं, या औसत बुद्धि होती है, या अल्प बुद्धि वाले होते हैं? तो देखिए, 90 से 109 या 110 तक जो होती है वो हमारी औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी इंसान का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और पर्यावरणीय कार्यों के बीच एक अंतर क्रिया होती है। तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में ये बात स्पष्ट कही गई थी? किसी इंसान का व्यवहार जो होता है वो संज्ञानात्मक पक्ष भी, और व्यवहारात्मक पक्ष, और पर्यावरण कारण, इन तीनों के बीच एक अंतर क्रिया होती है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में तो जीन पियाजे ने बताया था, ब्रून ने भी बताया था, BF स्किनर इससे संबंधित नहीं है, लेकिन अल्बर्ट बंडुआ जो थे उन्होंने इन तीनों बिंदुओं के बारे में बातचीत की थी। तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। अगर केवल संज्ञानात्मक विकास की बात कही जाती तो हम इसका आंसर लगाते जीन पियाजे। तो इसलिए ये आंसर ना होके आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए, और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। ये थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? मतलब थॉर्नडाइक के जो नियम थे उसमें कौन सा नियम है जो इस बात से जुड़ा होता है? प्रभाव का नियम है, क्या तत्परता का नियम है, या अभ्यास का नियम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो अभ्यास का नियम, क्योंकि थॉर्नडाइक के 3 मूल नियम थे, प्रमुख नियम, जिसमें प्रभाव का नियम था, और तत्परता का नियम, और अभ्यास का नियम। जब दोहराने की बात कही जाए या किसी चीज़ को बार बार उपयोग में लाने की बात कही जाए तो वहाँ अभ्यास का नियम लागू होता है। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूब्रिक्स क्या है? अधिगम की सामग्री का संकलन करना है, जो अधिगम की सामग्री उसको इकट्ठा करना है, या विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताता है, या विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षिक प्रक्रियाओं के बारे में बताता है,
या विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह। तो देखिए रूब्रिक्स जो है वो एक तरह का मूल्यांकन ही है। तो मूल्यांकन के बहुत सारे जो टूल्स हैं उनका ये समूह है। तो इसका सही आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? मतलब जो लर्निंग है, जो सीखना है, तो रचनावादी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देख रहे हैं, अधिगम एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया। आगे लिख दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, तो नहीं लिख दिया। अधिगम आत्म केंद्रित है, केवल अपने तक सीमित नहीं होता है। नंबर 3, विद्यार्थियों को हमेशा, देखिए हमेशा ये नेगेटिव वर्ड आ गया, पाठ्य पुस्तक से अधिगम के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड यहाँ आ गया है। नंबर 4, अधिगम एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। तो रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसमें ये कहा गया है कि अधिगम एक सक्रिय और एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब बच्चा इसमें एक्टिव रहता है लर्निंग के दौरान और उसका अर्थ भी वो समझता है। तो ये रचनावादी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है? पढ़ने में अक्षमता, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। सुनने में अक्षमता, बच्चा सही से सुन नहीं पाता है। लिखने में अक्षमता, बच्चा लिख नहीं पाता है। या बोलने में अक्षमता, बच्चा सही करके बोल नहीं पाता है। तो डिस्ग्राफिया ग्राफ का संबंध होता है कि बच्चा लिखने में समस्या होती है। कोई ग्राफ है, ग्राफ बनाने में, ठीक है, कोई चित्र बनाने में, तो इसका सही आंसर होगा 3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, बिने और साइमन। इन्हें तो एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये नहीं है। गार्डनर, गार्डन ने दिया था लेकिन उसमें कारक नहीं था, केवल बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डन ने दिया था। तीसरा है थॉर्नडाइक। चौथा है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसका सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, मोस्लो के सिद्धांत के अनुसार, मोस्लो ने एक सिद्धांत दिया था आवश्यकताओं का पदानुक्रम। उन्होंने कहा कि आवश्यकताओं का क्रम क्या है? इंसान की जो आवश्यकताएं हैं, इंसानी जिंदगी में जो जरूरतें हैं, उसके बारे में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो वो एक क्रम है। तो उसमें ये दिया हुआ है कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपना। तो देखिए जो मोस्लो है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को शारीरिक आवश्यकता होती है, उसे भूख प्यास लगती है, नंबर 1, ये सही है, पहली आवश्यकता। जब इंसान को खाना पीना मिल जाता है तब वो चाहता है सुरक्षा, 2 नंबर, ये भी सही है। तो उन्होंने एक क्रम बताया था। तीसरे नंबर पे जो आता है, इंसान चाहता है कि लोग मुझे प्रेम करें और मुझे अपनापन शो करें। तो तीसरे नंबर पर हमारा आ गया प्रेम और अपनापन। फिर इंसान समाज में रहता है, इतना होने के बाद वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले। क्या मिले उसको? सम्मान, 4 नंबर पे ये आ गया। फिर लास्ट में इंसान ये चाहता है कि मेरी एक पहचान बने, मैं कौन हूँ, मैं समाज में जाना जाऊं, इसे कहते हैं आत्मसिद्धि। तो 5 नंबर पे क्या आएगा हमारा? आत्मसिद्धि। तो देखेंगे यहाँ पर क्रम दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा, 4, 3। तो हमारे आंसर से कौन सा मिल रहा है कि पहला है, दूसरा है, उसके बाद 5वें नंबर पे, हाँ ये हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पहले इंसान भूख प्यास खाना चाहिए पेट के लिए, फिर उसको सुरक्षा चाहिए, फिर उसको समाज में प्रेम चाहिए, फिर आत्मसम्मान उसको चाहिए, उसके बाद वो आत्मसिद्धि करता है। तो सही आंसर होगा इसका 3।
ये 10वां हमारा आखिरी प्रश्न है कि अल्फा आर्मी बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक समूह परीक्षण है, या शाब्दिक समूह परीक्षण है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए आर्मी, अल्फा आर्मी, अगर अल्फा दिया हो तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, अगर बीटा दिया हो तो वो अशाब्दिक समूह परीक्षण होगा। इसका सही आंसर होगा तीसरा। तो अल्फा वाले में शाब्दिक है और बीटा वाले में अशाब्दिक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉप 10 थे। ये परीक्षा के लिए आपके अंदर एक नज़रिया पैदा करेंगे और एग्ज़ाम के प्रति जो भय है वो कहीं ना कहीं आपका कम होगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो